नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के उत्तराखंड करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। ये उत्तराखंड का करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके उत्तराखंड के जितने भी रीजनल एग्जाम होंगे, जैसे यूके पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, यानी उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होगा, और वहाँ जो सब इंस्पेक्टर का और हेड कांस्टेबल या फिर वहाँ फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। इसके तहत हम लोग 51+ MCQ पे चर्चा करेंगे, साथ ही उसकी कुछ व्याख्या पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम यानी पर्वतमाला के तहत सबसे पहले किस पहाड़ी राज्य में रोपवे विकसित करने जा रही है? ए ऑप्शन में महाराष्ट्र, बी ऑप्शन में केरला, सी ऑप्शन में उत्तराखंड, डी ऑप्शन में गुजरात। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड क्यों आंसर सही है, इसको जानने के लिए चलते हैं इसकी व्याख्या पे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संपर्क के वैकल्पिक और कुशल साधन के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रोपवे का निर्माण कर रहा है, जिसके तहत 2022-23 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम यानी पर्वतमाला की घोषणा की गई है। इसके तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के निर्माण के साथ साथ इस क्षेत्र में अनुसंधान और नीति विकास का प्रभारी होगा। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय भी रोपवे की तकनीक के लिए संस्थागत और वित्तीय और नियामक ढांचा भी तैयार करेगा। इसके अलावा पर्वतमाला कार्यक्रम सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल में भी लागू किया जाएगा। वहीं सरकार 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं का ठेका देगी। यह योजना सबसे पहले उत्तराखंड में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में और मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी शुरू की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT के नए निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो बताना है आपको कि उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं वे। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब है बी ऑप्शन, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, जिन्हें अभी हाल ही में NCERT के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसकी व्याख्या पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, सरकार ने दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल अगले 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा। उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है, जिन्होंने 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया है। तो NCERT जो है भारत सरकार का एक स्वशासी निकाय है। इसकी स्थापना 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ समाज के रूप में की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, उत्तराखंड के किस जिले की धासपैट पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत नॉर्थ जोन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे चौथे का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अल्मोड़ा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के किस जिले में स्थित धारचूला में महाकाली नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? ए ऑप्शन में उत्तरकाशी, बी ऑप्शन में चमोली, सी ऑप्शन में पिथौरागढ़ और डी ऑप्शन में बागेश्वर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पांचवें का सही जवाब है सी ऑप्शन, पिथौरागढ़। अब इस समझौते पे थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं।
तो पहला पॉइंट है कि कैबिनेट ने धारचूला में महाकाली नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर भारत और स्पेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह समझौता सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए विश्वसनीय और त्वरित सूचना और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसके अलावा भारत में बात करें, धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक पहाड़ी शहर है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह परियोजना उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर स्थित है। वहीं दूसरा कथन है, यह परियोजना 6 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को पेयजल की आपूर्ति करेगी। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कथन चूज करके बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे 6ठे का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो नितिन गडकरी ने देहरादून के नज़दीक यमुना पर लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में 6 राज्यों विशेषकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य शामिल हैं। उक्त सभी 6 राज्यों को इस परियोजना से नदी के प्रवाह, पेयजल, सिंचाई और बिजली की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा यह परियोजना को पूर्व में 1976 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस परियोजना पर कार्य 1992 में रोक दिया गया था, लेकिन अब इसको पुनः शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उत्तराखंड के लोगों के बीच खेल और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, ऋषभ पंत को जो है उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है खेल और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। अभी हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ट्विटर पे ऋषभ पंत के साथ एक फ़ोटो ट्वीट की थी और उन्होंने बताया था कि खेल और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ऋषभ पंत को। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। 899 किलोमीटर लंबी 4 धाम परियोजना किस राज्य में लागू की जा रही है। तो ये परियोजना जो है उत्तराखंड में लागू की जा रही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब इसकी व्याख्या की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में 899 किलोमीटर लंबी 4 धाम परियोजना का हिस्सा बनने वाली सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह परियोजना उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थों यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है। पहले इसका नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था, जिसे बदलकर 4 धाम परियोजना कर दिया गया है। 899 किलोमीटर की इस परियोजना की लागत की बात करें तो इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां है, देहरादून के दौरे पर गए पीएम मोदी ने सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 18,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया जब देहरादून के दौरे पे गए थे वो। तो वहाँ पे कौन कौन सी जो है विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, इस पे चर्चा करते हैं हम विस्तार से। इसके अलावा उन्होंने देहरादून में जलापूर्ति, सड़क एवं जल निकासी व्यवस्था के विकास से संबंधित परियोजना की आधारशिला भी रखी। वहीं ढांचागत परियोजना में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल था, जिसे करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर दिल्ली से देहरादून की यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे तक कर देगा। इसमें एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी सम्मिलित है। इसके अलावा लक्ष्मण झूला के बगल में गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाएगा। इसमें चलने के लिए कांच का डेक भी होगा और यह हल्के वजन के वाहनों को भी चलने की अनुमति देगा। इसके लिए अन्य परियोजनाओं के बारे में बात की जाए तो हलगो सहारनपुर हरिद्वार को जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट परियोजना का भी निर्माण किया जाएगा।
वहीं मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना का निर्माण 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा अन्य परियोजना की बात की जाए तो 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना भी यमुना नदी पर बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और दूसरा कथन है कि इसे इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है पिथौरागढ़ में है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है, लेकिन इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, इसलिए ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अब चर्चा करते हैं इसकी व्याख्या पे। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या पे चर्चा करते हैं। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास लगभग 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। और दूसरे पॉइंट में है कि अधिसूचित क्षेत्र अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 0 से 22 किमी तक फैला हुआ है, और यह वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना लुप्त प्राय प्रमुख प्रजातियों जैसे कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए किया गया था। और इस अभयारण्य को मस्क डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मस्क डियर पार्क के नाम से किस अभयारण्य को जाना जाता है, तो उसका नाम है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। अलकनंदा अशोक किस प्रदेश के बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जिन्हें हाल ही में वीमेन एंड जेंडर इक्विटी अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अलकनंदा अशोक जो है उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में निक्सी के 10वें इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे 12वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उत्तराखंड में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देहरादून में आयोजित समारोह में उत्तराखंड राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया। भारत में NIXI के 10वें इंटरनेट एक्सचेंज के उद्घाटन से उत्तराखंड में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिल सकेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां है, उत्तराखंड के किस जिले में उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया? तो भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 13वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, अल्मोड़ा में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको और विस्तार से समझने के लिए हम लोग इसके चलते हैं व्याख्या पे। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया। अधिकारियों के अनुसार घास के मैदान विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं और घास के मैदान सिकुड़ रहे हैं, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए घास का संरक्षण महत्वपूर्ण हो गया है। यह 2 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया गया है और इस परियोजना को केंद्र सरकार की CAMPA योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है, जिसके तहत घास आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण फूल वाले पौधे हैं। घास कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिकांश अवशोषित कार्बन को संग्रहित करता है। इस घास संरक्षिका में लगभग 90 विभिन्न घास प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा संरक्षण क्षेत्र में घास के 7 अलग अलग वर्ग हैं: सुगंधित, औषधीय, चारा, सजावटी, धार्मिक महत्व के और कृषि घास, और इसके अलावा अन्य जो विविध है मिसलिनियस है वो अलग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना किस राज्य से शुरू किया है? तो उन्होंने कहां से शुरू किया है? उत्तराखंड से। ए ऑप्शन
राइट आंसर है। इसकी व्याख्या की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु आहार के वैक्यूम बैग उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह बैग 25 से 30 किलो के होंगे। इसके अलावा प्रदेश के पशुपालकों को पशु आहार प्राप्त करने के लिए अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार द्वारा उनको पशु आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पशु आहार से दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा एवं दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि भी होगी। पहले चरण में 4 पर्वतीय जिलों में घसियारी कल्याण योजना लागू की जाएगी, जिसमें पहला जिला है पौड़ी, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा है चंपावत। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। बेबी रानी मौर्य के पद से इस्तीफा देने के बाद किसको उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे 15 का सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को, जो सेवानिवृत्त हैं। तो उनको जो है उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बेबी रानी मौर्य अब उत्तर प्रदेश की आगरा सीट से जो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने चली गई हैं राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर अभ्यास का 6ठा संस्करण किस प्रदेश में शुरू किया गया है? अजय वॉरियर अभ्यास का 6ठा संस्करण जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू किया गया है और यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। इसे मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर संचालनीयता विकसित करने और विशेषज्ञता साझा करने की पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। दोनों सेनाओं को एक दूसरे के हथियार, उपकरण, रणनीति और संयुक्त सैन्य अभियानों को अंजाम देने की प्रक्रियाओं को जानने का मौका मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड में प्रतिवर्ष कब हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 17 का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 9 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है हाल ही में किस राज्य में 2019 में खोजे गए एक पौधे को एलियम जीन्स की एक नई प्रजाति के रूप में पुष्ट किया गया है, यानी पुष्टि की गई है? तो 18 का यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तराखंड में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको और विस्तार से जानते हैं कि एलियम जीन्स है क्या। तो चलते हैं इसकी व्याख्या पे। तो हाल ही में उत्तराखंड में 2019 में खोजे गए एक पौधे को एलियम जीन्स की एक नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई है। एलियम जीन्स में मुख्य खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, स्केलियन, सैलेड और लहसुन शामिल हैं। फाइटोकिड्स जर्नल में नई प्रजातियों के बारे में विस्तार से छापा गया है। एलियम जीन्स प्राकृतिक रूप से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी अफ्रीका में शुष्क मौसम में पाए जाते हैं। 2019 में डॉक्टर अंजुला पांडे ने अपने अन्य वैज्ञानिकों के साथ जैसे कि डॉक्टर के माधव राव, पवन कुमार मालव और एस राजकुमार के साथ मिलकर प्याज की नई प्रजाति की खोज की थी। इसे एलियम नेगियनम नाम दिया गया था। एलियम जीन्स समुद्र तल से 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। यह खुली घास के मैदानों, नदियों के किनारे, रेतीली मिट्टी और बर्फीली चारागाहों में बनने वाली नदियों के किनारे पाया जाता है। खोजकर्ता और एलियम संग्राहक डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी को सम्मानित करने के लिए इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम एलियम नेगियनम नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सितंबर 2021 में भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे 19 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, रानीखेत उत्तराखंड में किया गया। अब इसके बारे में और जानते हैं कि ओपन एयर फर्नरी क्या है। तो पहले पॉइंट में चलते हैं, तो देखते हैं उत्तराखंड के रानीखेत में 12 सितंबर 2021 को भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया। रानीखेत फर्नरी में फर्न प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है, जो केवल जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि ये प्राकृतिक परिवेश में देश की पहली ओपन एयर फर्नरी है, जो किसी पॉली हाउस यानी शेड हाउस के अंतर्गत नहीं है।
यह 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे बात करें तो उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने इसे केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत 3 साल की अवधि में विकसित किया है। इसके अलावा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्य जीव के प्रबंधन, वनों में बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य संबंध कार्यों के लिए गतिविधियों में तेजी लाने के लिए 2004 में कैंपा योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा फर्नरी बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों जैसे कि स्थानिक प्रजातियों, औषधि मूल्यों की प्रजातियों और संकटग्रस्त प्रजातियों का एक घर है। इसमें 120 विभिन्न प्रकार के फर्न पाए जाते हैं। वहीं एक अन्य पॉइंट में बात करें तो जुलाई 2021 में उत्तराखंड के देहरादून जिले में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून जिले में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर से उत्तराखंड के किस जिले में शुरू किया गया? तो कहाँ पर शुरू किया गया? ये सूर्य किरण का 15वां संस्करण। तो 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पिथौरागढ़ में शुरू किया गया। इस सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास में भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन और नेपाल सेना की समकक्ष जो बल दल है वो इसमें भाग लेंगे। यह संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों को और भी मजबूत करेगा। इसके अलावा उच्च ऊंचाई युद्ध, जंगल युद्ध, आतंकवाद विरोधी रणनीति और तकनीक इस सैन्य अभ्यास का प्रमुख हिस्सा हैं। इसके अलावा यह अभ्यास दोनों देशों के बीच अंतर संचालनीयता विकसित करने और विशेषज्ञता साझा करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे पहले अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण जो 2019 में किया गया था उसका आयोजन जो है नेपाल में ही किया गया था, लेकिन इस साल जो है भारत में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को किस राज्य ने अपने महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे 21 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तराखंड सरकार ने किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट नाम से लॉन्च किया है? तो इस ऐप को उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके छोटे से व्याख्या की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IIT रुड़की द्वारा विकसित भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम दिया गया है और यह भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के तहत विकसित किया गया है। यह एक इमारत के अंदर फंसे लोगों के स्थान के बारे में पूरा विवरण प्रस्तुत कर सकता है। यह एक रियल टाइम भूकंप सूचना प्रणाली है। यह महत्वपूर्ण झटकों से पहले चेतावनी जारी कर सकता है और भूकंप आने के समय के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन माड़ा उत्तराखंड में किया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ये माड़ा कहाँ है? तो ये चमोली जिले में पड़ता है और यह 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य औषधि और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों का संरक्षण और अध्ययन करना है। यह 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तराखंड सरकार के वन विभाग ने इस पार्क को विकसित किया है। इस पार्क में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं जो आमतौर पर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं और पार्क को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहले भाग में चर्चा है कि इसमें भगवान विष्णु से जुड़ी हुई प्रजातियां शामिल की गई हैं। इसमें जैसे बद्री, तुलसी, बेर, बद्री वृक्ष और भोजपत्र का पवित्र वृक्ष शामिल किया गया है। और दूसरे खंड में यह अष्टवर्ग प्रजाति को समर्पित है। ये प्रजातियां जैसे च्यवनप्राश के महत्वपूर्ण तत्व में दिया गया है। इसके अलावा तीसरे खंड में जिक्र किया गया है कि इसमें सौसूरिया प्रजातियां हैं जिनमें
नीलकमल, फेकमल और कूट शामिल है। और चौथे खंड में बात करें तो इसमें उच्च क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिश्रित प्रजातियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य सरकार ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का सकल पर्यावरण उत्पाद के रूप में मूल्यांकन शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन सकल पर्यावरण उत्पाद के रूप में शुरू करेगी। अब बात करते हैं ये सकल पर्यावरण उत्पाद क्या है। तो इसका मतलब है प्राकृतिक संसाधनों में हुई वृद्धि के आधार पर समय समय पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उत्तराखंड में। 11 जुलाई 2021 को देहरादून जिले में चकराता क्षेत्र के देववन में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल द्वारा किया गया। यहाँ 9000 फुट की ऊंचाई पर क्रिप्टोगैमिक पौधों की लगभग 50 प्रजातियां उगाई गई हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि देववन, देवदार और शाहबलूत वृक्षों के घने जंगल हैं यहाँ पे, जो क्रिप्टोगैमिक या पुष्पहीन प्रजातियों के उगने के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। भेला ढेला किच्छा नंदोर हाल ही में परियोजना की मंजूरी के कारण चर्चा में थे। तो आपको बताना है कि ये भेला ढेला किच्छा और नंदोर क्या हैं। तो यहाँ पे 26 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तराखंड की ये छोटी नदियां हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांप की खोज की है? तो यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उत्तराखंड में। इसकी व्याख्या की बात करें तो शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में इस सांप की खोज की है और यह सांप एलापीडे परिवार और सिनोमिस रूरस जीन से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम एस गिनरी वेंटर है। यह 20 सितंबर 2020 को मसूरी वन प्रभाग में बेनोग वन्यजीव अभयारण्य के भद्राज ब्लॉक में पाया गया था। वर्तमान दुनिया में कोरल सांपों की केवल 107 प्रजातियां ही हैं। भारत में केवल 7 कोरल सांप प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्पदंश के प्रबंधन पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सांपों की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। इनमें से लगभग 300 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से 52 विषैली हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के अग्रदूत सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1973 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से, यानी अब के उत्तराखंड और पूर्व के उत्तर प्रदेश के किस जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, चमोली जिले से। बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। क्यों की है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। यह उन अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है। योजना के तहत अनाथ बच्चों की सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उनके भरण पोषण, शिक्षा और 21 वर्ष की आयु तक रोजगार के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगी। इसके अलावा अनाथ बच्चों को 3000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी मिलेगा और उन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण भी मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार इन अनाथों की पैतृक संपत्ति की बिक्री से संबंधित कानून भी बनाएगी। इन बच्चों के वयस्क होने तक किसी को भी उनकी पैतृक संपत्ति बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में लोगों की मदद करने के लिए
किस प्रदेश सरकार द्वारा मिशन हौसला अभियान लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे 30 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन हौसला अभियान लॉन्च किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। भारत ने उत्तराखंड में पैदा होने वाले जैविक बाजरा का निर्यात किस देश को करना शुरू किया है? तो जैविक बाजरा का निर्यात किस देश को किया जा रहा है? तो डेनमार्क को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। उत्तराखंड में हवाई यात्री रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए कितनी भूमि के भूमि हस्तांतरण को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1500 वर्ग मीटर भूमि को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। ये भूमि कहाँ पर है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के आसपास 1500 वर्ग मीटर भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की गई है। देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। यह 1000 यात्री प्रति घंटा ढुलाई क्षमता के साथ 285 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ बनाया जाएगा। यह देहरादून से मसूरी के बीच यात्रा के समय को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा रोपवे परियोजना से लगभग 350 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 1500 से अधिक लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और यह राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा। इससे देहरादून से मसूरी के बीच यातायात में भी कमी आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए वन गुज्जर को ग्रीष्मकालीन घरों में प्रवास करने के अधिकार को बरकरार रखा है? तो यहाँ पे 33 का सही जवाब है अनुच्छेद 21 के तहत। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो है अभ्यास जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इससे पहले इसका पहला संस्करण नवंबर 2019 में तासगंज में आयोजित किया गया था। दस्तलिक 2 पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान चलाने पर केंद्रित रहा है। दोनों देशों के लगभग 45 सैन्यकर्मी दस्तलिक 2 में भाग लिए। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 13 कुमाऊं द्वारा किया गया, जिसे रेजांग ला बटालियन के रूप में जाना जाता है। इसे 9 मार्च से 21 मार्च 2020 के बीच में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उत्तराखंड के सीएम द्वारा कहां पर घरों की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम और विकास योजना का शुभारंभ किया गया? तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, नैनीताल में। घरों की पहचान चेलिक नाम का मतलब होता है बेटी के नाम का घर, यानी बेटी के नाम से घर की पहचान होगी। अब तक कार्यक्रम नैनीताल में ही शुरू किया गया है। इसे पूरे उत्तराखंड में भी अभी विस्तारित करने में समय है, लेकिन आगे चल के इसको विस्तारित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जिम कॉर्बेट पार्क से राजाजी टाइगर रिजर्व में पहले बाघ को स्थानांतरित किया गया। तो आपको बताना है कि वर्तमान में राजाजी रिजर्व में कितने बाघ हैं। तो 36 का यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, अभी वहाँ पे 37 बाघ हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है विश्व स्तरीय 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल में देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थित है। यह एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इसे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटिव साइंस द्वारा बनाया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह 2016 से काम कर रहा है और यह भारत का पहला टेलीस्कोप है जिसमें सक्रिय प्रकाश की प्रणाली है। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित ADFOSC को देवस्थल दूरबीन पर कमीशन भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया। वे पूर्व में किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो इससे पहले वे जो है उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे जब उन्हें लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने हिमालय की शिवालिक श्रेणी में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 प्रजातियों के साथ अपना पहला वनस्पतिशाला कहाँ स्थापित किया है? तो यहाँ पे 39 का सही जवाब है डी ऑप्शन, नैनीताल में किया है। और यह राज्य का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन में से एक है। इसका उद्घाटन एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद अजय सिंह रावत ने किया। इसे शिवालिक आर्बोरेटम के नाम से जाना जाएगा। यह शिवालिक रेंज में पाया जाने वाला हरिता, लाइकेन और फर्न की प्रजातियों का भी संरक्षण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के बारे में शिक्षित करना और प्रकृति के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह पेड़ की किसी विशेष प्रजाति के बारे में वैज्ञानिक जानकारी, औषधि उपयोग और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 40। केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने किस जिले में साइंस सिटी की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे 40 का सही जवाब है ए ऑप्शन, देहरादून में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देहरादून के झंझरा में साइंस सिटी की स्थापना के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साइंस सिटी 4 साल में पूरी हो जाएगी और परियोजना पर कुल 173 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से केंद्र सरकार 88 करोड़ और राज्य सरकार 85 करोड़ रुपए जो है प्रदान करेगी। और समझौता ज्ञापन के अनुसार जो है हस्ताक्षर करने वाली एजेंसियों के नाम उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हैं। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने उत्तराखंड के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र देहरादून को साइंस सिटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 41 और करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन। नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के पास किस जिले में स्थित धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई? तो आपको बताना है कि किस जिले के पास स्थित है धौली गंगा नदी। तो यहाँ पे 41 का सही जवाब है बी ऑप्शन, चमोली जिले में। इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में रैनी गांव में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के पास धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई। जबकि ग्लेशियर फटने के कारण भारी बाढ़ से जोशीमठ के पास 13.2 मेगावाट की ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना बह गई। इसके अलावा भारी बाढ़ ने धौली गंगा नदी पर 520 मेगावाट की एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया। अब धौली गंगा के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो धौली गंगा और अलकनंदा नदियाँ विष्णुप्रयाग में मिलती हैं और जोशीमठ अलकनंदा नदी के किनारे एक शहर है। और कंचनजंगा 8,598 मीटर, नंगा पर्वत 8,126 मीटर के बाद नंदा देवी 7,817 मीटर भारत में हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो इसी के साथ ही उत्तराखंड का पिछले 1 साल का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।